आपको दिमाग में लाभ बताता हूँ, वो ये है, दो हैं। एक है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट, इसलिए रेशियो में आता है, बता रहा हूँ। और नहीं, कम से कम ये बात आपको बतानी चाहिए, ठीक है। अगर आपको सॉल्व नहीं भी करना आता तो कम से कम ये चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ओ आर ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट ये इक्वल होता है जी बेटा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। इट इज कॉल्ड डिमागन लॉ। प्रूव करना इंतहा आसान होता है। अगर आपके पास ये आ भी आ जाए कि भाई ये इसकी वैल्यूज आ जाए कि भाई इसकी क्या वैल्यू होगी, तो आसान सी बात है। आप खुद से छोटे छोटे, मैंने कहा था, सेट्स लें, क्योंकि अजब बात है यहाँ आपके पास एक्सक्यूज आती हैं। जैसे आप 1 2 3 ए को यू को ले लें, ए को आप मिसाल के तौर पे भाई 2 3 ले लें या 2 ही ले लें, और बी को आप 2 3 ले लें, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने 3 सेट्स ले लिए। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट कर दीजिए। आपको तो ब्रेक वाला काम पहले होता है, तो आप ए इंटरसेक्शन बी पहले मालूम करें। ये देखें, मैंने आपके सामने में ये पहला पार्ट करने जा रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। शॉर्ट इसलिए करवा रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है हमने इस पूरे क्वेश्चन को नहीं करना, इस क्वेश्चन के थीम को लेना है, इसके सेंट्रल पॉइंट को लेना है कि इसको जब मैंने एमसीक्यूज आ गई तो मैंने इसको ज़हन में कैसे रखना होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट वाला काम पहले करना है, तो आपने पहले ए और बी की इंटरसेक्शन मालूम करनी है। ज़ाहिर बात है 2 3 ये दो, ये ए है ये बी है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है बेटा, तो आप 2 लिख लेंगे। अब इंटरसेक्शन का वही कंसेप्ट है, जब ए कंप्लीमेंट होता है तो यू में से आप ए निकालते हो, तो सीधी सी बात है अगर ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट है तो बेटा आप यू में से माइनस कर दोगे ए इंटरसेक्शन बी। इसलिए मैंने आपके सामने ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड किया कि भाई जाहिर बात है उसमें हमने हमने यू में से निकालना था। तो ए इंटरसेक्शन बी बेटा आपके पास आ गया होल कंप्लीमेंट, यू आपके पास क्या है 1 2 3, और ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ये आ रहा है, ये लिखना है बेटा, ये 1 ये 2 3 ये 2 आ रहा है। तो बेटा आपने ये 1 2 3 में से 2 निकाला तो ज़ाहिर बात है 1 और 3 बच जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 1 3। देखा ये। अब मैं सी की राइट साइड लेता हूँ, ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब राइट हैंड साइड लूँ तो बेटा ऑटोमेटिकली आपके पास ये भी वही आएगी। देखे आपके पास ए कंप्लीमेंट क्या है बेटा, ए कंप्लीमेंट, तो ये होता है यू माइनस ए, यानी यू के जो मेंबर ए में नहीं है वो उठा के लिख दें। अब मैंने ले रही है बेटा कौन सी, राइट हैंड साइड, ठीक है ना जी। तो यू के कौन से मेंबर ए में नहीं है, यू माइनस ए। अब यू क्या है बेटा आपको पता है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं पहले का कंसेप्ट दे रहा हूँ। यू आपके पास 1 2 3 है और ए 2 है, तो ज़ाहिर बात है इसमें आपके पास 1 3 नहीं है, तो आप यहां लिख लेंगे 1 3। इससे अगर आप बी कंप्लीमेंट निकालेंगे तो यू के जो मेंबर बी में नहीं है आप वो लिख देंगे, ठीक है। यू के जो मेंबर बी में नहीं है आप वो लिख देंगे। अब इधर देखिए बेटा, यू के कौन से मेंबर बी में नहीं है, 2 3 है 1 नहीं है, ये लिख दिया, ठीक है। अब आपने करना है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट ये आपके पास आ गया। देखें ए आपके ए कंप्लीमेंट आए आपके पास आए 1 3, बी कंप्लीमेंट आए 1, तो दोनों को मिला के लिखें तो ज्यादा 1 3 आएगा, 1 को 2 दफा नहीं लिखेंगे, एक दफा लिखेंगे। तो ये देखें ये आपके पास आ गया ए कंप्लीमेंट यूनियन। मैंने यही कहा था आपको कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट बराबर होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है बेटा। तो ये जहन आपके होनी चाहिए, आपके जहन में बात, ठीक है। अच्छा इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ तो मैंने उसने आपसे डिस्कस कर ली थी कम्यूटेशन की, जैसे प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन में पाई जाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में पाई जाती है, ठीक है। अब ये डिमागन लॉ की प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब एक मैंने आपको कहा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास नहीं पाई जाती, किसमें जी, डिफरेंस में, कि ए डिफरेंस बी डिफरेंस ए के बराबर नहीं होता। अब इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। और वो प्रॉपर्टीज हैं, डस्टर में देख रहा हूं, डस्टर नहीं मिल रहा। एनीहाउ मिसाल के तौर पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये हमने उसने आपसे कर ली थी बेटा सारी की सारी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होता है, यानी आप ए को पहले कर दें बी को बाद में कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। ऐसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी पाई जाती है कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। ये अपने पास लिखते जाए बेटा, ये बहुत जरूरी है, खैर रिकॉर्डिशन भी आपके पास आ जाएंगी। तीसरे पेज मैंने कहा था जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन सेट्स, ठीक है। होल्ड्स में आप लिखेंगे ए बी इंटरसेक्शन बी डज नॉट होल्ड आ गया, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन होंगी, तो आप ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा बेटा। डज नॉट होल्ड का आएगा, इधर क्या आ गया बेटा,
डज नॉट होल्ड। ठीक है, तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई। इसी तरह आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, वो दो हैं, वो दोनों हम करेंगे। ठीक है, एक आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये यूनियन की, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, देखो ये आपके पास तीन सेट है, यहां भी लिख लेता हूं, ए यूनियन बी यूनियन सी। एसोसिएशन से कि भाई तीन वर्ड्स के को आप आगे पीछे करने फर्क नहीं पड़ता, यानी पहले ए यूनियन बी का मालूम करके फिर उसका सी के साथ यूनियन मालूम कर लें, या बेटा आप पहले ए यूनियन बी यूनियन सी पहले मालूम करके उसका ए के साथ यूनियन मालूम कर लें, तो आपके पास आंसर सेम आएगा। इट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ऑप्शन में आती है, एक दी जाती है ऑप्शन, दूसरी दी जाती है, आपको मालूम करनी होती है। कभी कभी यू भी आता है, मिसाल देता हूं मैं आपको, लिखा होता है ए यूनियन ब्लैंक होती है। ठीक है, आगे यूनियन सी लिखा होता है, फिर लिखा होता है जी मिसाल के तौर पे मैं आपको लिख लेता हूँ जी, ब्लैंक होती है यूनियन बी यूनियन सी। तो अब पूछा जाता है कि इस ब्लैंक में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें इस तरह की बात भी होती है बेटा। ठीक है, अब आपको जरा पता प्रॉपर्टी आती हुई तो आपको जहन में आ जाएगा कि यहाँ पक्की बात है बी आएगा और जहाँ पक्की बात है ए आएगा। इस तरह आपको ऑप्शंस दी जाएंगी और आपने इस तरह लिखना होगा। ठीक है, या बाकायदा आपसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पूछी जाएगी कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है। ठीक है, फिर मैंने कहा फिर एसोसिएटिव में भी आपके पास ये चीजें आ जाती हैं कि यूनियन की कौन सी, इंटरसेक्शन की कौन सी है। जाहिर बात है इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन का वर्ड जरूर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी और इनटू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बेटा, यानी आगे पीछे मल्टीप्लाई कर लें फर्क नहीं पड़ता। अब यूनियन की मैंने ऐसे लिखा है, भाई आपको हो सकता है ऑप्शन में यू भी आ सकता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ब्रैकेट यहाँ पे बनी हो, वहां ब्रैकेट वहां यहाँ बाद में बनी हो, वहां पहले बनी हो, ऐसे को ये भी एसोसिएटिव है, ये भी एसोसिएटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए आपके पास इस तरह ये इस्तेमाल होगी तो एसोसिएटिव ही ना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जी एक और चीज पे, डिस्ट्रीब्यूटिव पे। डिस्ट्रीब्यूटिव दो हैं, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, नाम से जाहिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो भैया मैंने कहा यूनियन ओवर इंटरसेक्शन याद करना है बेटा, ये ऑप्शन आती है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो यूनियन पहले लिखना है, इंटरसेक्शन बाद लिख लेना है। ये 8th तक ये प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस 8th तक है। अब 9th की मैं एक्स्ट्रा बात डिस्कस करूंगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो एसएसटी मैथ्स फिजिक्स काम आ जाएगा। ठीक है, और ना भी करें तो फिर भी आपको 9th 10th जो जनरल एसएसटी जनरल के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए भी काम आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि जनरल मैथमेटिक्स एसएसटी जनरल को पढ़ानी पड़ती है। हमारे अक्सर एसएसटी जनरल जो आते हैं उनको जनरल मैथमेटिक्स नहीं आ रही होती। ठीक है, तो जनरल मैथमेटिक्स में ये सेट का चैप्टर है। ठीक है, तो बहरहाल ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, मैं साइंस वाली मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा, दूसरी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए उसमें भी ऑप्शन है सकती है जो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये लिखा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, देखो ए यूनियन को पहले मल्टीप्लाई कर लें बी के साथ, फिर आगे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन को एज इट छोड़ें और ए यूनियन को मल्टीप्लाई कर दें सी के साथ, तो दैट इज कॉल्ड योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। देखें याद करने का तरीका बता रहा हूं, ए यूनियन को पहले बी से मल्टीप्लाई कर दें, दरम्यान में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लिख लें, फिर ए यूनियन को सी से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, आपके पास यूं होगा कि लेफ्ट हैंड साइड दी जाएगी, उसे राइट हैंड साइड के बारे में ऑप्शंस दी जाएंगी, या राइट हैंड साइड दी जाएगी अपों में जी दी जाती है। ठीक है, ये राइट साइड दी जाती है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, आगे ऑप्शंस दी जाती हैं। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा जाता है। मैं मिसाल देता हूँ, इसके आगे 4 ऑप्शंस कैसे आएंगी, जैसे ये है ना, इसके ऑप्शन एग्जिट दी जाएगी आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, एक ऑप्शन आपको ये दी जा सकती है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एक ऑप्शन ये देगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, आपके पास इस तरह की बहुत सारी ऑप्शन दी जाएंगी, एंड यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, और या आपके पास दी जाएगी ए इंटरसेक्शन, ठीक है, आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये सारी आपको ऑप्शंस दी जाएंगी। अब ये आपके पास 4 ऑप्शंस आ जाएंगी ए बी सी डी। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज का तरीका बता रहा हूँ। अब इसमें कौन सी ट्रू है, ठीक है, तो अब आपने बताना होगा कौन सी ट्रू है। देखो जाहिर बात है, मैंने क्या कहा था कि इसमें देखें जरा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी ए यूनियन जो है ये बी के साथ रहा है, फिर ए यूनियन सी के साथ, समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, यानी इसमें बदल के जहन में बात रहती है, तो इसमें ऑप्शन सी ट्रू है। ठीक है, इस तरह आपको ऑप्शन दी जाएंगी। ठीक है जी, आमतौर पर मैंने कहा कभी कभी ये भी होता है कि ये लेफ्ट दी जाती है और उस राइट की ऑप्शन दे दी जाती है, और कभी कभी यूं होता है कि आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन है, और या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन है, या ये आपके पास एसोसिएटिव है, या ये आपके पास क्या है
एसोसिएटिव यूनियन है या एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन है। चूंकि ये चारों मिलती जुलती हैं, ज़ाहिर बात है वो मिलती जुलती रहते होते हैं और उसमें आपने बेस्ट वन चुनना होता है। ठीक है, अब देखो मैंने अब कहा था ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब करो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो जब मैंने इंटरसेक्शन का पहले यूज किया है तो देखें इंटरसेक्शन पहले लिख दिए। आगे तरतीब वही है कि ए इंटरसेक्शन बी को पहले मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा, दरमियान में यूनियन है, यूनियन लिखूंगा और फिर मैं ए इंटरसेक्शन को सी से मल्टीप्लाई करूंगा। ये देखें ए इंटरसेक्शन सी, समझ आ गई बात। ये बात है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज प्रूफ ज़ाहिर बात है आपके तो नहीं आएंगे, लेकिन प्रूव करना बहुत आसान है। सिंपल आपने यूनियन मालूम करना है, उसके साथ इंटरसेक्शन मालूम कर लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करना है, फिर होल यूनियन मालूम करना है, ये इक्वल भी होती है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। एसोसिएटिव भी बता दी, डिस्ट्रीब्यूटिव भी बता दी, कम्यूटेटिव भी बता दी, डि मॉर्गन भी बता दिया। अब मैं वो बात कर रहा था कि जो भाई आपके पास जनरल मैथमेटिक्स में आ सकता है और साइंटिफिक मैथमेटिक्स, साइंस वाली मैथमेटिक्स में आ सकता है, वो है प्रोडक्ट, क्योंकि 8th तक के आगे ये नहीं है। ठीक है, अब वो ये है जी, ए आपके पास है जी मिसाल के तौर पे 1 2, ठीक है, बी आपके पास है 3 4। अब यूँ समझ लें, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट समझा रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट से बताऊंगा, ज़्यादा लंबी नहीं दिखाता। ए बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, पहला क्वेश्चन, ए क्रॉस बी क्या होगा। आप 1 को 3 से के साथ पेयर बना दो। ठीक है, फिर 1 का 4 के साथ पेयर बना दो। ठीक है, फिर इसके साथ जितनी डेश है मैं सारी बताता हूँ। 2 के 3 के साथ पेयर बना दो, 2 का 4 के साथ पेयर बना दो। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो सेट है इसे कार्टेशियन, इसका पूरा नाम यही है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट सेट। चूंकि ये इसके जो हर एलिमेंट है ना वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट है। इंशाल्लाह इस पर आगे बात करेंगे। 8th में मैथ्स में कोऑर्डिनेट जो है आपके पास ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, 9th में भी है, 7th में भी अब आ चुका है। ठीक है, तो वो ये आपको पता होगा, आप सबको मालूम होगा। ये आपके पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स पॉजिटिव एक्सिस है, ये एक्स नेगेटिव एक्सिस है, ये वाई पॉजिटिव एक्सिस है, ये वाई नेगेटिव एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें ये 1 3 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ब्लैक करता है, ये 1 है, ये आपके पास एक्स के लंग यानी 1 जाना है, वाई के लंग 3 जाना है, तो ये 1 3 है। कहने का मकसद ये था कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसकी से कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट सेट, ये शॉर्टकट में कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, या शॉर्टकट बिल्कुल कहते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये जो इसके पास है, इसके अभी 8 एलिमेंट्स नहीं बेटा, इसके 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। हर एलिमेंट जो है वो 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, आपको पता है ऑर्डर्ड पे मुश्तमिल है। पहला पार्ट हमेशा एक्स है, दूसरा पार्ट हमेशा वाई है। ठीक है, लेकिन यहाँ उसके कुछ और नाम है, डोमेन रेंज, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ए क्रॉस बी के नहीं होते, ये भी कंसेप्ट मैं आपको देता हूँ, वो कंसेप्ट किसके होते हैं। ठीक है, इस दफा ये ऑप्शन आई थी SST मैथ फिजिक्स में, तो अक्सर बच्चे जहन में नहीं आया, वो भी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ठहरे, ये तो आपके पास ए क्रॉस बी आ गया। दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी विच कंटेन ऑन ऑर्डर्ड पेयर्स, जो ऑर्डर्ड पेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, फिर अगली बात एक और बात ध्यान रखिएगा बेटा, ये आपके पास जो 1 3 है, 1 4 है, 2 3 है, 2 4 है, ये आपके पास मैंने कहा जी 4 एलिमेंट्स में। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास ए में 2 एलिमेंट्स थे, बी में 2 एलिमेंट्स थे, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये एक सवाल होता है मिसाल के तौर। अब ये देखो, ये 2 है ना, 2 है, इसके लिए फार्मूला है n1 मल्टीप्लाई बाय n2। ये अक्सर लोग नहीं बताते, वो 2 पावर n वाला फार्मूला और है, ये और फार्मूला है। ठीक है बेटा, 4 एलिमेंट्स आएंगे मिसाल के तौर पे। अब आपके पास एक सेट है ए, ठीक है, उसमें लिखता हूँ 3 है, 4 है, 7 है, 9 है, 10 है। ठीक है, एक सेट लिख देता हूँ बी। ठीक है जी, लिखता हूँ जी 2 है, 5 है, 8 है, 3 है, 1 है, -2 है, वट एवर जो भी है। ठीक है जी, अब देखो इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 एक और एक्स्ट्रा लेता हूँ। ठीक है जी, 7 और ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये ज़ाहिर बात है, ये आपके पास जो था 1 है। ठीक है जी, अब ये आपके पास आ गया जी, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है। क्वेश्चन ये ऑप्शन ये आती होती है कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स होंगे, कितने नंबर ऑफ उसके एलिमेंट्स होंगे, हर उसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर कहलाता है, तो वो कितने होंगे। ठीक है, इसके लिए फार्मूला है, मैंने कहा n1 मल्टीप्लाई n1, चूंकि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, उसमें 6 एलिमेंट्स हैं, तो 5 6 30। इसके अंदर 6 आपके पास 30 एलिमेंट्स बन जाएंगे। इसके एक रस्म में कितने ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे, 30 ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे। और वो जो ऑप्शन है आपने 30 बनाने तो नहीं है ना, आपका ऑप्शन है कि भाई 30 बनेंगे, आपका सर 6 बनेंगे, 15 बनेंगे, 20 बनेंगे, तो यू हैव टू चूज द 30। ठीक है, 5 + 6 11 ये भी होगा कंफ्यूज करने के लिए, तो ज़ाहिर बात है आपने 30 को चूज़ करना होगा। ठीक है, एक रस बी के अंदर 30 एलिमेंट्स बन सकते हैं। जब आप उसके अगर एक में 5 हो, जिन्हें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, उतना आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर अगली बात, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट,
ठीक है। वो आते होते हैं जी इसके आर्डर, इसके बाइनरी रिलेशंस। वो क्या चीज़ होती हैं बेटा, ये जो ए क्रॉस बी सेट है ना, इसके तमाम पॉसिबल, देखिए अभी मैं आपको जैसे कल मैम ने बताया था कि हम आपको एक टॉपिक शुरू करवाते हैं तो वो 6 से शुरू करवाते हैं और उसको 10 तक लेके जाते हैं। अब हम यही कर रहा हूँ, अभी तक मैं आपको जितना सेट पढ़ाया था याद रखिए वो 8 तक पढ़ाया था, अभी थोड़ा सा मैं आपको इसका 9-10 का टच दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इतना कि जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और आपके पास आ भी जाए तो परेशान आप ना हो, ठीक है। क्योंकि हमने अभी पीएसटी का यकीन कर पेपर देखा है तो उसमें ये कार्डर पेपर सवाल है पीएसटी। अब ज़ाहिर बात है पीएसटी, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है उन्होंने पीएसटी के भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बीएस रख दी है, यानी बीए रख दी है, जो आजकल एडी के बराबर है AIOU से। तो ज़ाहिर बात है फिर अगर वो बीए रखते हैं तो वो बंदा तो बीए बंदा कर रहा है तो ज़ाहिर बात है उसने मैट्रिक तो की, मैट्रिक में मैथ तो पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा बेटा कि अब थोड़ी बहुत चीज़ें आउट ऑफ कोर्स जिसे कहा जाता है तो वो ये नहीं होता आउट ऑफ कोर्स होता है, होती बुक्स में सही है लेकिन हमारी स्टडी नहीं होती, ठीक है। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि SST जनरल वालों के लिए, SST मैथ्स वालों की ज़रूरत है ही, लेकिन जो CT और DM और PET की पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो उनके लिए भी 9-10 कोई कोर्स को टच करना ज़रूरी है। इतना टच जरूर कर ले कि अगर उसके पास कोई ऑप्शन आए तो उसका आंसर दे सके, कंसेप्ट कम से कम ले लिया करे, ठीक है। तो ये ए क्रॉस बी है, इस जो ए क्रॉस बी है इसके जितने पॉसिबल सेट्स हैं, याद है मैंने आपको जुमला कहा था कि पीछे कि आपके पास कोई भी सेट हो, ठीक है, किसी भी सेट के, जैसे ये एक सेट 1 2 है, इसके जितने भी मुमकिन पॉसिबल सब सेट्स हैं, ठीक है, वो इसके पावर सेट्स कहते हैं। आज वही जुमला है लेकिन वो ए क्रॉस बी के लिए थोड़ा चेंज है कि इस ए क्रॉस बी के जितने मुमकिन पॉसिबल सबसेट्स हैं वो उसके पावर सेट्स, सॉरी वो उसकी बाइनरी रिलेशंस कहती हैं, बाइनरी रिलेशंस कहती हैं। क्या कहलाती है बेटा? बाइनरी रिलेशन। बाइनरी इसलिए कहते हैं, बाइनरी 2 को कहते हैं ना, बाई मीन 2, ठीक है। तो इसका हर एलिमेंट चूंकि आर्डर पर मुश्किल होता है, एक जोड़े में मुश्किल होता है, ठीक है, XY में मुश्किल होता है, इसलिए उसे बाई से कहा जाता है, बाई मीन 2। तो यानी ऐसी रिलेशन जिसका हर एलिमेंट 2 पे मुश्तमिल है, यानी एक पेयर पे मुश्तमिल है, ठीक है, उसी पॉइंट पे से बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। तो इसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स, अब सवाल है इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स हैं। अब इसके लिए वही फार्मूला है जो आपने पावर सेट्स के लिए किया था, बाइनरी रिलेशन का भी वही फार्मूला है कि 2 पावर n, ठीक है भैया, आर में स्लो बोल रहा हूँ, 1 2 3 4, तो 2 पावर 4, तो बेटा ये आपके पास आ गया 16। इसके 16 पावर सेट्स बन सकते हैं, सॉरी बाइनरी रिलेशंस बन सकती हैं, ठीक है। अब वो बाइनरी रिलेशंस को आमतौर पे R से शो किया जाता है, मैं कोई भी लिख सकता हूँ। देखिए बेटा, जैसे मैंने यहाँ इसको मैं वेन डायग्राम भी बना देता हूँ, वेन डायग्राम में थोड़ा आसान होता है, लेकिन मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। देखें, लेट्स सपोज मैं उठा के यहाँ से लिख देता हूँ 1 3 2 3, ठीक है। तो ये इसकी एक रिलेशन मैंने लिख दी है, बनती 16 है, मैं अचानक लिखूंगा, ठीक है। फिर इसे मैं लिखता हूँ R2 में उठा लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ जी 1 4, ठीक है, 2 3 2 4, ठीक है जी। इसमें मैं एक और उठा के लिख लेता हूँ, R से रिलेशन है, कुछ रिलेशन और लिख रहा हूँ, 1 मिसाल के तौर पे 3 2 4, ठीक है। मैं ये कुछ रिलेशन लिख रहा हूँ, आपके सामने लिखते जा रहा हूँ। इससे मैं एक और रिलेशन लिख रहा हूँ जी बेटा, ठीक है, आपके सामने मौजूद हूँ, ठीक है, 1 3, ठीक है जी, 2 3, ठीक है जी, 1 3 2 3 2 4, ठीक है। तो ये मैं आपके सामने इस तरह की 16 बन सकती हैं, मैंने सिर्फ आपके सामने 4 रिलेशन लिखी हैं, 1 2 3 4 रिलेशन लिखी हैं, ठीक है, 16 बना सकता हूँ। अब आपके साथ रिलेशन में क्यों बताइए, क्योंकि इससे मुतल्लक भी एक ज़रूरी बात है, वो ये है कि ये आप देख रहे हैं कि हर रिलेशन के अंदर एक आर्डर्ड पेयर है और हर आर्डर्ड पेयर के 2 हिस्से हैं, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। मैंने कहा था आर्डर्ड पेयर के अंदर पहला पार्ट x होता है, दूसरा पार्ट y होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा तमाम जितने भी, अब मैं R1 को लेता हूँ, R1 के तमाम एक्सेस लिखता हूँ, यानी जो इसके जितने भी एक्सेस हैं, इसमें एक एक्स है 1 है, दूसरा एक्स पहला पार्ट 2 है, तो ये दोनों के दोनों पार्ट एक जगह इकट्ठा करके लिखते हैं। ये जो मैंने 2 पार्ट्स इकट्ठे करके एक जगह लिखे हैं, एक्स और एक्स, ठीक है, इन पहले पार्ट्स इकट्ठे लिखे हैं, इसको कहते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। याद रखिएगा डोमेन जो होता है वो रिलेशन को होता है, एक रस बी का नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। डोमेन जो होता है वो एक रस बी का नहीं होता, आपके सिर्फ 1 1 2 2 इसका भी कह सकते नहीं, वैसा नहीं कह सकते। इसी के मैं R लिख लूँ तो ये रिलेशन भी है, क्योंकि हर सेट अपना सबसेट होता है, तो फिर इसका डोमेन रेंज बनता है 1 2, ठीक है। लेकिन इसी के बीच में एक रस बी लिख लूँ तो फिर इसका डोमेन रेंज नहीं बनता, क्योंकि डोमेन रेंज क्रॉस सेट का नहीं होता, डोमेन रेंज रिलेशंस का होता है, ठीक है। वो अलग बात है कि हर सेट अपना सेट होता है, ठीक है, अपना सबसेट होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डोमेन रेंज बनता है। तो बस देखा, नाम बदलने से उसकी जो हैसियत है, उसका जो स्टेटस है वो चेंज हो गया। अगर ए क्रॉस बी करें तो फिर डोमेन रेंज नहीं बनता, इसी को R कह दें, रिलेशन कह दें, फिर डोमेन रेंज बनता है,
ठीक है बेटा, ये छोटी छोटी बातें इनको ध्यान रखिएगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ऑब्जेक्टिव्स हो सकती हैं जब आपको छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होंगे। एनी हाउ, ये इसका डोमेन आ गया। अब जो दूसरा पार्ट आ रहा है किसी भी सेट का, अब इसे कहते हैं डोमेन R1, ठीक है। अब डोमेन R2, सॉरी रेंज R1, जैसे फर्स्ट पार्ट को डोमेन कहा जाता है बेटा, तो सेकंड पार्ट को रेंज कहा जाता है। जैसे ये 3 3 2 टाइम में आप लिखेंगे तो ज़ाहिर बात है एक ही टाइम, क्योंकि सेट में रिपीटिशन नहीं होती। इससे बोलते हैं डोमेन रिलेशन ऑफ सेट 1, इसे कहते हैं रेंज रिलेशन ऑफ सेट 1। जैसे सेट 1 की R1 की डोमेन और रेंज होती है, ऐसे ही हर रिलेशन की आपकी 16 रिलेशन बनती हैं, 16 की अपनी अपनी डोमेन और अपनी अपनी रेंज होती है। जैसे मिसाल के तौर पर इस पे आ जाएं तो R3 की जो डोमेन है वो 1 2 बन रही है, डोमेन ऑफ R3, ठीक है। तो दैट इज 1 2। फिर इसी तरह रेंज ऑफ R3 अगर आप निकालना चाहें, ठीक है, तो वो आपके पास क्या है जी, रेंज आपके पास R3 की है 3 4, ठीक है बेटा। इस तरह आप किसी भी डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी अहम बात है, इसको सीखिएगा, ठीक है। डोमेन रेंज क्लियर हो गया बेटा। फंक्शंस नहीं कर आता, फंक्शंस भी टॉपिक 9 10 का है। अगर आपने कहा कोई अगर SST मैथ्स फिजिक्स वाली है तो बता दें, करवा देता हूँ। अगर नहीं है तो फिर फंक्शन का आना जरूरी नहीं है। नहीं भैया, आप में से कोई मैथ्स वाली, कोई बच्ची जो मैथ्स वाली हो बता दें। नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो बहरहाल फिर मैं फंक्शन वाला टॉपिक नहीं कहता। फंक्शन वाला टॉपिक अच्छा है, वो आगे कॉलेज में भी काम आता है, लेकिन 9 10 पे लेवल पे आप छोड़ भी देते। अच्छा, इसमें एक और बात है, लेकिन वो ये होती है कि कभी कभी यूँ आता होता है, आपके पास एक सेट लिखा होता है डोमेन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है शाह, कि कहते लोग लिखा होता है जी डोमेन जो है वो आपके पास डोमेन सेट जो है, डोमेन रिलेशन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। कहते हैं रेंज जो है वो आपके पास, मिसाल देता हूँ, ठीक है, और रिलेशन आपको इसमें मिसाल देता हूँ, आपको दे देता है कि रिलेशन इसकी जो है वो y = 2x है एज ऑल, ठीक है। यानी रिलेशन = xy सच दैट, इस तरह लिखा होता है, सच दैट y = 2x। ये क्वेश्चन भी है क्लास 10th में, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, ठीक है। तो मैं ये कर सकूँ बेटा, जो क्वेश्चन है ये इसलिए दे रहा हूँ कि ये ऑप्शन आई हुई थी, मैंने देख ली, मैं आपको बता दूँ, मेरे जहन में आ गई, ठीक है। अब कहने का मकसद था कि डोमेन रेंज भी कभी कभी सेट बिल्डर फॉर्म में दी जाती है। अब आपको डोमेन दे दी है, रेंज दे दी है, सॉरी इट इज़ रिलेशन दे दी है, और आपसे पूछा गया रेंज। ऑप्शन में क्या पूछा गया है कि इसकी रेंज क्या होगी, नीचे आपको ऑप्शन दी जाएंगी, ठीक है। इसकी रेंज होगी जी, मिसाल के तौर पे बाज़ों का सिर्फ 2 लिखा होता है, बाज़ों का लिखोगे जी 2 4 6 लिखा होगा जी, हाँ जी। और इसी तरह आपके पास बहुत सी ऑप्शन चाहिए, मैं आपके सामने हल करूँगा वो 2 ऑप्शन, इनको सोल्यूशन कर सकें, आपको ऑप्शंस पता चल जाती हैं। तो बहुत ही आसान है बेटा। उसने डोमेन आपको दे दी है, डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं बेटा 1 2 3 से, 1 2 3, और कभी ख़त्म नहीं होते, ठीक है। और रेंज उसने आपको दे दी है y = 2x, ठीक है। जिस रिलेशन दे दी है उसके अंदर आपको ये ऑप्शन दे दी है कि y = 2x। अब मैंने कहा था मैं रेंज हमेशा y एलिमेंट होता है, क्या होता है बेटा, y सेकंड एलिमेंट। तो आपको रेंज चाहिए तो आप लिखेंगे y = 2 × 1, तो कितना आगे बचा 2, फिर y = 2 × 2, ठीक है। ये आपका आएगा जी 4, फिर लिखेंगे जी y = 2 × 3, ये आपके पास आएगा जी 6, so on and so forth। अब ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। इट मीन्स इसकी जो रेंज है वो है 2 4 6 ... ठीक है। अब ऑप्शन में यूँ हो सकता है 2 4 6 सिर्फ लिखोगा और वहाँ से उसको ख़त्म कर दीजिएगा। कहीं लिखोगे जी आपके पास ऑप्शन में 0 2 4 6, ठीक है जी, और आप 0 को ब्रेक लगा लेंगे और आगे हो सकता है ... हो, लेकिन आप इसमें 0 नहीं डाल सकते क्योंकि उसने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल होता ही 1 से स्टार्ट है, तो आप 0 कहाँ से लेके आए, ठीक है बेटा। इसलिए इसकी जो 2 ऑप्शन होगी वो 2 4 6 ये कंटिन्यू है। अब वो भी डिपेंड करता है कि हो सकता है एन आपको लिमिटेड दे दे, 1 2 3 दे दे, तो फिर 2 4 6 पे ख़त्म हो जाएगी। तो मैं टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने जा रहा था। तो बेटा आपको मैंने शुरू से एक बात बताई थी, आपको याद हो कि ए अगर आपके पास 1 2 हो, ठीक है बेटा, बी आपके पास 3 4 हो, तो ठीक है बेटा, तो ए क्रॉस बी आपके पास क्या होगा, याद है आपको 1 3, जिसे हमने कहा था 1 4। इस पर हमने दूसरी बात की है बेटा, अगर आपको याद नहीं भी है तो बेटा आपने ऑपरेशन ऑफ सेट के अंदर जो मैंने टॉपिक करवाए मैथमेटिक्स का लास्ट टॉपिक जो हमने किया था सेट के अंदर, उसमें आप इसको देख सकते हैं बेटा। 1 3 1 4 2 3 2 4। फिर मैंने कहा था इस सेट के जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है, इस ए क्रॉस बी सेट के जितने पॉसिबल सबसेट्स हों वो इसकी रिलेशंस लाएंगी।
अब कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4, तो 2 पावर 4 16 हो सकते हैं बेटा, 16 पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। मैं कुछ एक वेन डायग्राम की फॉर्म लिखता हूं। वेन डायग्राम इसे कहते हैं बेटा, आप एक सेट को ऐसे लिखें 1 2, इसे लिखें 3 4। अगर आपको याद हो सारी बातें आपको बताई हुई हैं, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ बात करूंगा फंक्शन के हवाले से, ठीक है। तो अब देखें, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं, ये 1 को 4 के साथ, 2 को 3 के साथ, एक और सेट इससे रिलेशन बना रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4 इधर मैं कनेक्ट करता हूं 1 को 3 के साथ, 2 को 3 के साथ, एक और ले लेता हूं जी, ठीक है। 1 2 3 4 इसमें 1 को करता हूं 3 के साथ और 1 को कर देता हूं 4 के साथ और 2 को कर देता हूं 4 के साथ, ठीक है बेटा। इसी तरह मैं एक और फंक्शन ले लेता हूं, ये देखें मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं यहां से भी, 1 2 और इधर लिख लेता हूं 3 4, ठीक है। 1 को 3 के साथ ले लेता हूं और इसी तरह 1 को 4 के साथ। ये मैंने कुछ मुख्तलिफ किस्म के क्या लिए रिलेशंस लिए, क्या लिए बेटा, रिलेशंस लिए। अब इस रिलेशंस को मैं लिखता भी हूं, चलें ऐसे ताकि आपको याद आ जाए। देखें मैंने इस रिलेशन को लिखा है, तो 1 का ताल्लुक 4 के साथ बनाया तो 1 4 के साथ, 2 का ताल्लुक 3 के साथ बनाया, ये भी लिख लेता हूं, ठीक है बेटा। इसको देखें, इधर मैंने रिलेशन 2 बनाई है, रिलेशन 2 में 1 का ताल्लुक मैंने 3 के साथ किया है और 2 का ताल्लुक मैंने 3 के साथ किया है। इधर मैंने 1 का ताल्लुक आप देख रहे हैं 3 के साथ भी किया है, 1 को 4 के साथ भी किया और 2 को भी 4 के साथ किया है, तो ये भी एक पास रिलेशन 3 लिख दी है, ठीक है। इसमें यहां देखें तो 1 को मैंने क्या लिया बेटा, 3 के साथ लिया है और 1 ही को मैंने 4 के साथ भी लिया है। तो ये आपके पास मैंने कुछ ये 4 और 5 1 2 3 ये 4 रिलेशंस बेटा लिख ली हैं, ये 4 रिलेशंस आपके सामने लिखी हैं, ठीक है। ये सारी रिलेशंस कहलाती हैं, इसके सबसेट्स कहते हैं, ठीक है। ये मैंने जिस फॉर्म में लिखी है इससे आपको पता है क्या कहते हैं जी, वेन डायग्राम फॉर्म कहते हैं। और ये जो है आपको मैंने बताया था, इसके पहले पार्ट को डोमेन कहते हैं और दूसरे पार्ट को रेंज कहते हैं। जैसे R1 की डोमेन 1 2 आ रही है, R1 ही की रेंज 3 4 आ रही है, R2 की रेंज डोमेन फर्स्ट पार्ट को देखते जाएं 1 2 आ रही है, इसकी रेंज 3 3 मीन 3 आ रही है, रिपीट नहीं करना। इसकी डोमेन आ रही है 1 1 2 यानी 1 2 आ रही है और इसकी रेंज आ रही है 3 4 4, ठीक है बेटा। इधर आ जाए, डोमेन आ रही है सिर्फ 1, रेंज आ रही है 3 4, ठीक है बेटा। अब ये तो आ गई रिलेशंस, ठीक है। सवाल ये होता है कि फंक्शंस क्या होते हैं, तो बेटा ये रिलेशंस जो होती हैं ये ही फंक्शन होती हैं, बशर्ते के इनमें 2 बातें पाई जाएं। तीसरी बात जो होती है वो उसकी क्या होती है बेटा, वो याद रखिएगा, उसकी टाइप होती है। पहली बात, अगर आप इसका डोमेन निकालते हैं किसी भी रिलेशन का, वो फर्स्ट सेट के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए बेटा, फर्स्ट सेट के बराबर आ जाए, ठीक है। और दूसरी बात, डोमेन, नो रिपीटिशन इन डोमेन, नो रिपीटिशन इन, थोड़ा 9 10 का टॉपिक है लेकिन आपको थोड़ा आ जाना चाहिए। नो रिपीटिशन इन डोमेन, डोमेन में रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ना हो तो फिर वो आपके पास फंक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, फंक्शन। मिसाल के तौर पे इधर देख लें, आप देखें इसका डोमेन निकालें 1 2 जो कि फर्स्ट सेट के बराबर आ रहा है 1 2, ये देख लें, ठीक है। और इसमें रिपीटिशन में नहीं हो रही, लिहाजा दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। इधर आ जाए, इसका डोमेन आ रहा है 1 2 और डोमेन में रिपीटिशन नहीं हो रही, लिहाजा दिस इज आल्सो अ फंक्शन, ठीक है। इधर आ जाए, 1 1 में रिपीटिशन हो रही है, देखो 1 1 2 दफा आ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा, तो लिहाजा इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। साबित हुआ तमाम फंक्शन रिलेशन होते हैं लेकिन तमाम रिलेशन फंक्शन नहीं होती। इधर आ जाए, 1 1 आ रहा है, रिपीटिशन भी हो रही है, पहला सेट भी नहीं आ रहा, लिहाजा इट इज आल्सो नॉट। तो ये आपके सामने मैंने आपको बता दिया कि इस के अंदर कौन सी फंक्शन था और कौन सा फंक्शन नहीं था। डिफिनेशन आसान सी है कि आप उसका डोमेन निकालें, पहला सेट आए और डोमेन के अंदर रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। जैसे इसका पहला सेट तो डोमेन आ रहा था 1 2 लेकिन 1 1 2 दफा आ रहा था, लिहाजा ये रिलेशन तो था, फंक्शन नहीं था, क्योंकि दोनों शराइत का पाया जाना बहुत मस्ट है। जो पहली है ये डोमेन है और इसके अंदर डोमेन फर्स्ट सेट भी आ रहा है, डोमेन 2 दफे रिपीट भी नहीं हो रहा, यहां भी डोमेन रिपीट नहीं हो रहा, पहला सेट भी आ रहा है, लिहाजा दीज बोथ आर फंक्शंस, ठीक है।